नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे की विस्तृत चर्चा करेंगे जो कि उनमें से शामिल है जो कि इस देश में आज़ादी के बाद से लेके अब तक जो संवैधानिक प्रावधान है उनमें से सबसे ज़्यादा केंद्र में रहा है, केंद्रीय महत्व का भी रहा है। तो वह मुद्दा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का है। दोस्तों, 13 अगस्त को जो है एक राजस्थान में समान नागरिक संहिता विधेयक के जो मसौदा तैयार किया गया था, एक जो ड्राफ्ट है, उसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई और उसके बाद पेश होने के लिए वह जो है तैयार है। तो जब राजस्थान में यह कानून बनने की कगार पर है, तब इसके बारे में चर्चा करना स्वाभाविक भी है कि यह क्यों आखिर एक प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों होना चाहिए, इसके प्रावधान क्या है, इससे संबंधित चुनौतियाँ क्या है, इसमें क्या बदलाव होगा और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। एक-एक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ संवैधानिक प्रावधानों का बात करें तो अगर पृष्ठभूमि की हम बात करें दोस्तों, अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत की बात करें तो संविधान सभा से करते हैं हम। हालाँकि कानून निर्माण जो है उसकी प्रक्रिया जब से अंग्रेजों ने शुरू की है, उसके बाद में जो बड़े-बड़े कानून बने हैं, चाहे 1860 में पीनल कोड बना या उसके बाद में उत्तराधिकार एक्ट बना, बहुत सारे कानून बने, पर्सनल लॉज बने। तो लेकिन उसके बाद में भारत में जो संविधान सभा बनी, जब भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया, उसके बाद में जब संविधान सभा में बहस हो रही थी, तो जो है कुछ प्रावधान किए गए। उसमें से जब हम भाग 4 पढ़ते हैं, भाग 4 है दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 44, यह जो अनुच्छेद है वह सबसे महत्वपूर्ण है। यह अनुच्छेद है वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें राज्य को निर्देशित करता है। राज्य को राज्य को निर्देशित करते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है स्टेट पॉलिसी के। तो यह भाग 4 में है भारतीय संविधान के अंतर्गत। इसमें समान नागरिक संहिता के लिए राज्य जो है यह प्रयास करेगा कि भविष्य में जो है समान नागरिक संहिता लागू हो, पूरे देश के लिए एक ही प्रकार का विधान हो, न कि अलग अलग प्रकार से। तो इस प्रकार से इसको पृष्ठभूमि बांध, लेकिन इससे भी पहले जाए तो वर्तमान में हम देखते हैं कि भारत में गोवा में जो है वह बहुत समय से जो है पुर्तगालियों के समय से जो है समान नागरिक संहिता लागू है। तो दोस्तों, उस समय जो है पुर्तगाली सिविल कोड जो है वह गोवा में जो है लागू था। उसके बाद में इस पे लगातार जब एनडीए की सरकारें आती है तो उनके मैनिफेस्टो में होता है कि हम जो है भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे, जबकि दूसरे वामपंथी दल या कांग्रेस के जो सहयोगी दल है वह इससे बचते हैं और कहते हैं कि सभी धर्मों की जो है अलग अलग मान्यताएं होती है, इसलिए एक कानून नहीं होना चाहिए। तो यह बहस है, उसके कुछ बिंदु है पक्ष में भी और विपक्ष में भी। भारतीय संविधान जो है उसमें दोस्तों एक है अनुच्छेद 14, जो कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान जो है अधिकार देखता है, सभी को समान नजर से देखता है, कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण की बात करता है। तो यह सिविल कोड के लिए जो है एक पृष्ठभूमि तैयार करते। अनुच्छेद 15 जो है वह भेदभाव का निषेध करता है। जन्म के आधार पर, जाति, वंश, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर जो है भेदभाव का निषेध करता है। एक अनुच्छेद 21 है दोस्तों, यह जीवन के अधिकार से संबंधित है। तो अगर ऐसी कोई रीति रिवाज है जो किसी के जीवन को प्रभावित करते हैं तो उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो समान नागरिक संहिता लागू करने में अगर अड़चन है तो यह भी सहयोग करता है। लेकिन अनुच्छेद 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जो किसी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। यह एक जो है वह जो समान नागरिक संहिता है उसके बीच में एक रोड़ा कहा जा सकता है। कुछ धर्म है जो मौलिक अधिकारों को लेकर जो है कह सकते हैं यह
तर्क दे सकते हैं कि यह इससे है समान कानून होने से जो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है वह कम होती है। दोस्तों अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 29 है। अनुच्छेद 29-30 में हम देखते हैं तो 29 भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। भाषा और लिपि और संस्कृति, तो भाषा के आधार पर, संस्कृति विशेषकर संस्कृति के आधार पर कोई व्यक्ति खुद को अलग अलग समझता है तो वो दावा कर सकता है कि सबके लिए समान कानून नहीं होना चाहिए, एक ये पक्ष है। लेकिन दोस्तों जो अनुच्छेद 44 है वह स्पष्ट रूप से जो हमारे देश का जो कानून बना है उसके भविष्य में जो सामाजिक आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किए गए और राज्य को जो निर्देशित किया गया है उसके संबंध में है, और यह स्पष्ट रूप से कहता है कि भविष्य में जो है ऐसा राज्य प्रयास करेंगे। दोस्तों जब संविधान सभा की बहस हो रही थी उस समय एक सदस्य थे जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है इसकी वकालत की थी, और वो थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी का नाम आप सबने सुना होगा। के.एम. मुंशी वो व्यक्ति थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी में भी थे और इन्होंने जो है उस में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो के.एम. मुंशी जो है इन्होंने बार बार कहा था कि सभी के लिए जो है समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए तथा अल्पसंख्यकों आदि की दबाव में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भविष्य में जो है लोग बिखर जाएं, कानून के आधार पर खुद को अलग अलग समझें। तो उस राष्ट्रीय एकता के लिए भी एक विधान जो है आवश्यक है, ऐसा के.एम. मुंशी ने कहा था। तो यह एक पृष्ठभूमि की बात हुई। उसके बाद भारत में वर्तमान में जब हम देखते हैं तो भारत स्तर पर तो यह लाना केंद्र के लिए मुश्किल है, लेकिन कई राज्यों ने प्रयास किए हैं, जिसमें उत्तराखंड ने जो है इसको लागू करने की कोशिश करी है और विधेयक पास कर दिया है। उसके बाद में गुजरात राज्य है, गुजरात है, और उसके बाद में जो है राजस्थान जो है अब ये बिल ला रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत गुजरात और राजस्थान है जो ये बिल जो है पारित करने या पास करने के लिए आगे जो है इन्होंने पेश कर दिया है। अब आगे इस पे क्या होता है वह तो कानून बनने के बाद ही पता चलेगा। अब इससे संबंधित जो है राजस्थान में जो विधेयक है उस पर बात करेंगे। ये तो एक सामान्य जानकारी हो गई कि समान नागरिक संहिता क्या है, कौन से अनुच्छेदों का संबंध है, वर्तमान स्थिति क्या है, और जो पृष्ठभूमि इसकी है, जो कि एक सामान्य बात हो गई। अब हम राजस्थान की बात करें। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 में क्या प्रावधान है, ये बात महत्वपूर्ण है। दोस्तों विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि जो बातें होती हैं, भरण पोषण, गोद से संबंधित ये सारे जो प्रावधान होते हैं वह क्या है वर्तमान में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रावधान करते हैं। तो समान नागरिक संहिता जो है यह सभी के लिए एक ही प्रकार के विधान करने की बात करती है। इसी उद्देश्य से जो है समान नागरिक संहिता का जो ये विधेयक है यह राजस्थान विधानसभा में लाया गया और 13 अगस्त को जो है इससे पहले कैबिनेट ने इसकी जो है मंजूरी दी थी। तो दोस्तों सबसे पहले प्रमुख प्रावधानों की बात करते हैं हम। प्रमुख प्रावधानों की बात करें दोस्तों तो विवाह के संबंध में पहला पॉइंट, विवाह। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है उसमें पहला है विवाह। ठीक है, विवाह का क्या है, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। विवाह का जो दोस्तों पंजीकरण है यह शादी के 60 दिनों के भीतर होना चाहिए, 60 दिनों के भीतर। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 60 दिनों में आप नहीं करवाते हैं रजिस्ट्रेशन तो आपकी कोई शादी है वह कानूनन कुछ उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जो है दंड का प्रावधान किया गया है। अगर आप नहीं कराते हैं समय पर 60 दिन यानी 2 महीने के भीतर अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपके क्या प्रभाव पड़ेगा कि आप पे 10,000 का जुर्माना, 10,000 का जो है जुर्माना, 10,000 का जुर्माना आपको और आप पे जो है लगाया जा सकता है। अगर उसके बाद में भी आप नहीं करते हैं, अनुपालना नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर 25,000 का जुर्माना।
अगर समय पे नहीं होता है तो विवाह के संबंध में पंजीकरण समय पर नहीं होने पर 60 दिनों के भीतर होना चाहिए, नहीं होगा तो 10,000 जुर्माना। अगर उसके बाद में आपको निर्देश दिए जाने के बाद में 10,000 का जुर्माना नहीं भरते और पंजीकरण उसके बाद में भी नहीं करते हैं तो आप पे 25,000 जुर्माना जो है, नोटिस की अनुपालना के नहीं करने पर 25,000 का जुर्माना जो है लगाया जा सकता है। उसके बाद धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक रीति रिवाज जो है उसके बारे में बहुत से लोगों को संशय है कि विवाह की पद्धति तो नहीं बदल जाएगी इससे, विवाह की पद्धति नहीं बदलेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हिंदुओं में सप्तपदी, वैसे ही जो मुसलमानों में होता है निकाह। उसके बाद में अगर हम बात करें तो सिखों में होता है, सॉरी, ईसाईयत में होता है होली यूनियन और सिखों में होता है आनंद कारज। यह जो है तरीके हैं, धार्मिक रीति रिवाज है। तो कई लोगों को अगर संशय हो कि अगर समान नागरिकता संहिता लागू होगी तो क्या सबके लिए फेरे तो अनिवार्य नहीं कर देंगे, ऐसा नहीं है। सप्तपदी क्या होता है, सनातन रीति रिवाज जो है उसके अनुसार जो 7 वचन होते हैं, ठीक है, सुख, शक्ति, धन इत्यादि के जो 7 वचन होते हैं, और कई बार हम इसको 7 फेरे भी कह देते हैं, कई जगह 7 फेरे लिए जाते हैं, बहुत जगह पे जो है 4 फेरे भी लिए जाते हैं, जैसे राजस्थान में 4 फेरे लिए जाते हैं विवाह के समय, लेकिन 7 वचन जो है सप्तपदी में होता है, सप्तपद 7 वचन होते हैं, ठीक है। तो यह रीति रिवाज होता है। निकाह होता है, जैसे इस्लाम में जो होता है मुसलमानों में निकाह होता है। निकाह क्या है, यह एक धार्मिक, सप्तपदी जो है वह एक धार्मिक प्रकार की जो है विधि विधान है, एक संस्कार है। निकाह जो है वह एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अनुबंध है। इस्लाम में जो है एक अनुबंध है निकाह। और इसमें क्या होता है, निकाह के बाद में एक मेहर भी होता है। इस अनुबंध में मेहर होता है। मेहर का मतलब होता है एक राशि निर्धारित की जाती है गुजारा भत्ता की पहले से, शादी के पहले से, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। होली यूनियन जो होता है यह होता है क्रिश्चियंस में, यह क्रिश्चियंस में होता है, जिसमें जो विवाह जो है संपन्न करने की प्रक्रिया है। आनंद कारज होता है सिखों में, आनंद कारज जो होता है सिखों में होता है। जो शादी है, आनंद का मतलब होता है सुख या प्लेजर, कारज मतलब कार्य, तो जो सुख का कार्य है शादी को आनंद कारज जो है प्रकार से, इस प्रकार से समझाया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, बहु विवाह पर रोक। तीसरी बात, बहु विवाह पर रोक, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी है उस पे जो है रोक लगाने की बात कर रहे हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है। जैसे मुसलमानों में जो है बहु विवाह की उनके पर्सनल लॉ के अंतर्गत जो है अनुमति है, लेकिन जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो राज्य के भीतर जो है पॉलीगैमी नहीं हो सकती। एक से अधिक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता। पॉलीगैमी का मतलब बहु विवाह, जैसे एक पति और अनेक एक से अधिक पत्नियां, जैसे इस्लाम में जो रूल है वो पर्सनल लॉ के अनुसार, तो वह नहीं हो सकता। और इससे संबंधित क्या पॉइंट है, यह अगर नोट करना हो तो पहले से साथ साथ करें, क्योंकि उसके बाद में यह, क्योंकि लंबा टॉपिक है। तो लिव इन रिलेशन, लिव इन रिलेशनशिप, रिलेशन कह दो या लिव इन रिलेशनशिप कह दो, इसके बारे में भी जो है प्रावधान है। इसमें क्या है कि पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण में क्या प्रावधान है कि जब आपने प्रवेश किया और जब आप इससे बाहर हो गए या जब रिलेशनशिप से बाहर निकल गए, तो 2 प्रकार से जो है सूचना देना जो है आवश्यक है। पंजीकरण होना चाहिए
प्रवेश का पंजीकरण और बाहर होने का जो है पंजीकरण। इससे क्या होता है कि सुरक्षा मिलती है, एक प्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, और जो झूठे आरोप वगैरह है उनसे बचने के बारे में भी है। और कई बार क्या होता है कि लिव इन रिलेशन का जो है पंजीकरण नहीं होता है और कोई विवाह का दावा कर देता है, तो उससे बचने के लिए भी जो है लिव इन रिलेशनशिप का जो है पंजीकरण होना चाहिए। हालांकि यह भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति व लोक है, इसके अनुकूल अवधारणा नहीं है जो कि इस विधेयक में है। तो इस पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्या हम अपने समाज को उसी पाश्चात्य परंपरा के अंतर्गत ढकेल रहे हैं? लिव इन रिलेशनशिप को हम कानूनी रूप से मान्यता जो एक प्रकार से तो मिल चुकी है, लेकिन उसको हम बढ़ावा देने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि आप लिव इन रिलेशनशिप में आ सकते हैं। उसके बाद में अगर पांचवा पॉइंट ये है कि विवाह और रिलेशन से संबंधित जो है, विवाह व लिव इन से संबंधित जो है पंजीकरण है, उसको करने से अगर अधिकारी, सक्षम अधिकारी अगर मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब उत्तराधिकार के बारे में बात करते हैं। छठी बात महत्वपूर्ण क्या है? उत्तराधिकार के बारे में। उत्तराधिकार दोस्तों, उत्तराधिकार के बारे में जो है समानता का प्रावधान इसमें किया गया है कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग होता है, तो इसको एक ही विधान के अंतर्गत लाने के लिए क्या किया गया है कि पुत्र और पुत्री, पुत्र व पुत्री दोनों को जो है समान, दोनों को जो है समान रूप से संपत्ति का अधिकार है। उस जो भी संपत्ति होती है उसमें जो है समान अधिकार जो है दिया जाएगा। बिना वसीयत के अगर माता पिता की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में जो है इनका जो बंटवारा होगा संपत्ति का, उत्तराधिकार का, वह बराबर होगा। और तीसरी बात है गर्भस्थ, अगर कोई शिशु गर्भस्थ है, अगर शिशु गर्भ में है, उसके बाद में वह उसका जीवित जन्म हो जाता है, उसके बारे में अगर कोई निर्णय नहीं है तो भी वह जो है उत्तराधिकारी होगा, उत्तराधिकारी होगा। तो इस प्रकार से उत्तराधिकार के बारे में जो है इसमें स्पष्टीकरण किया गया है। उसके बाद में है एसटीज के बारे में। दोस्तों, एसटीज के बारे में, अनुसूचित जाति, एसटी को बाहर रखा गया है। अनुसूचित जाति, इनकी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से जो है वो अनुसूचित जाति को जो है उसकी संस्कृति के संरक्षण के लिए जो है इस विधेयक से जो है एसटी को समान कानून से बाहर रखा गया है। तो प्रश्न उठता है, कुछ लोग जो है वह जनजाति के आधार पर बाहर रखने के साथ साथ वह धर्म को भी आधार बना देते हैं और कहते हैं कि धर्म का भी अलग प्रकार से संरक्षण होना चाहिए और इनको क्यों नहीं बाहर रखा जाना चाहिए। जब इतना वाइड हो जाता है यह एरिया तो फिर समस्या आती है, तो फिर कानून आखिर समान रूप से किस पे लागू किए जाए, तो यह भी एक समस्या है। लेकिन एसटी को इससे बाहर रखा गया है, यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो पारंपरिक उनकी जो और भी कोई संविधान में जो ऐसी बातें हैं, जो कुछ परंपराएं जो जरूरी है, जो इससे बाहर रखनी चाहिए, उनके बारे में भी बात की गई है। और एक जबरन विवाह के बारे में, जबरन विवाह, धोखे से विवाह, उससे संबंधित जो है उसको भी जो है विधि के अनुसार जो है अनुचित ठहराया जा सकता है और जो है अपील की जा सकती है। यह थोड़ी प्रमुख बातें। अब हम बात करते हैं इसके महत्व के बारे में। प्रमुख प्रावधान तो हमने कर लिए, महत्व क्या है दोस्तों? महत्व की बात करें तो विवाह उत्तराधिकार में समान कानून मिलना, पॉलीगैमी खत्म करना,
उसके बाद में अगर बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में एक स्पष्टीकरण होना, इस प्रकार से बहुत सी बातें हो सकती हैं। पुत्र पुत्री को समान रूप से उत्तराधिकार प्राप्त होना, यह सारे सामाजिक महत्व की बातें हो जाएगी अगर हमें समझना है तो। प्रशासनिक महत्व की बातें भी हमें अगर समझनी हो कि प्रशासनिक महत्व की बातें क्या है, तो सरकारी रिकॉर्ड के बारे में एक स्पष्टता होगी, पंजीकरण कराने की आवश्यकता होगी, तो उसके विषय में जो है प्रशासन जो है दंड का प्रावधान जो किया गया है उसके अंतर्गत एक्शन ले सकेगा, नोटिस भेज सकेगा, यह जो है। और व्यक्तिगत कारणों से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उसको एक उस ढांचे के अंतर्गत जो है सॉल्व किया जा सकेगा। उसके बाद में चुनौतियों की बात करते हैं दोस्तों। हालांकि हम प्रावधानों के साथ साथ चुनौतियों को भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है हम चुनौतियों की बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि चुनौतियां क्या है, इसको लागू करने में जो है प्रमुख चुनौतियां क्या हो सकती है। एक तो धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता है, धार्मिक व सांस्कृतिक संवेदना। दोस्तों, जब हम संविधान सभा की बहस पढ़ते हैं तो हम एक बहुत बड़े जो है विचारक हुए, भारत के बहुत बड़े फिलोसोफर हुए राधा कृष्णन। वह कहते हैं ये जो धर्म है, हम धर्म वाले लोग नहीं है, इस देश में जो लोग रहते हैं वह राष्ट्रीयता वाले हैं। राष्ट्रीयता महत्वपूर्ण है धर्म से, और धर्म का मतलब यहाँ संप्रदाय से है। धर्म का अर्थ संप्रदाय से है, क्योंकि अंग्रेजी से जब चीज़ें अनुवादित होती है हिंदी में तो उनका सही प्रकार से जो है भाव स्पष्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए उसको स्पष्ट जितना हो सके उतना कर देना चाहिए कि धर्म का अर्थ संप्रदाय से। राधा कृष्णन जब बोल रहे थे संविधान सभा में, तो उनका जब हम वह पढ़ते हैं, उनकी जो बहस के दौरान उनका जो भाषण था उसमें पढ़ते हैं, तो जब बातें आई थी समान नागरिक संहिता की हो या अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए कमेटी भी बनी थी, जो कि एक उप समिति थी वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। उसमें भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में निर्णय करने की शक्ति थी। उस समय बहस चल रही थी कि मुस्लिम लीग जो है वह संविधान सभा में क्यों नहीं आ रही है। तो राधा कृष्णन का जवाब था कि अल्पसंख्यकों के लिए हालांकि समिति का गठन तो हो ही रहा है, लेकिन भारत में जो है अल्पसंख्यक और संप्रदाय वगैरह ये महत्व की बातें हैं ही नहीं। महत्व की बातें हैं यहाँ की नेशनलिटी, जो कि हजारों सालों पुरानी है, और हिंदू और मुसलमान जो है वह एक ही राष्ट्रीयता के अंतर्गत रहते हैं, वह है भारतीय राष्ट्रीयता, और वह 1000 वर्षों से साथ रह रहे हैं। तो भारत में जो है धार्मिक आधार पर जो है संवेदनशीलता तो है ही, लेकिन राष्ट्रीयता महत्वपूर्ण है, धर्म महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसलिए जो है इसको सही ठहराया जा सकता है, लेकिन एक चुनौती है क्योंकि कुतर्क करने वालों की कोई कमी नहीं है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता की बात है तो एसटी को बाहर रखा गया, और भी परंपराओं के संरक्षण के लिए भी बात कही गई है। उसके बाद आदिवासी परंपराओं का संरक्षण इसी के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। लिव इन रिलेशंस के बारे में हालांकि हम बात कर चुके हैं, लिव इन रिलेशनशिप। दोस्तों, मुद्दा ये गंभीर है, इसका पंजीकरण होना चाहिए, बाहर आना चाहिए। अगर पंजीकरण करना, बाहर आना किसी लड़के लड़की के रिलेशन के बारे में, तो हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य है, हमारे राष्ट्रीयता के जो मूल्य है, जो हमारे परिवार की संस्था है, जो हमारे विवाह की संस्था है, वह इससे प्रभावित होगी, रिश्ते कमजोर होंगे, और जो एक पारिवारिक स्थिरता है वो कभी नहीं आ सकती। तो यह बहुत बड़ी चुनौती है। सब लोग कह रहे हैं कि ऐसे जो प्रावधान है राज्य में क्या होने चाहिए, यह कहाँ तक सही है, क्या यह पाश्चात्यकरण नहीं है समाज का। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है। एक है संघीय ढांचा, बहुत सारे कानून जो है, अधिकतर कानून जो कि 7वीं अनुसूची, हम 7th शेड्यूल पढ़ते हैं संविधान की, तो संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ओवरलैप की समस्या जो है वह सबसे बड़ी समस्या है। संघीय ढांचे के अंतर्गत जो विषय आते हैं, भारत में क्योंकि एकल नागरिकता है और दूसरे राज्यों में विवाह इत्यादि भी होते हैं, उस समय परेशानी हो सकती है, क्योंकि संवर्ती सूची से संबंधित विषय है वह राज्य और संघ दोनों ही लागू कर सकते हैं, और उसके लिए अलग अलग प्रावधानों में जो एक कॉन्ट्राडिक्शन होने की समस्या है,
एक विरोधाभास होने की समस्या है। तो संघीय ढांचे के बारे में और न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा। दोस्तों भारतीय जो संविधान है उसमें प्रावधान है एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो कानूनों का निर्वचन करती है, कानूनों के ऊपर जो है वह प्रोसेस सही है या नहीं है, और 1978 के बाद सही तरीके से कानून बना हुआ भी है या नहीं है, प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत है कि नहीं, उस पर भी निर्वचन करती है। तो इस संबंध में जो है जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तब उलझ सकता है, और सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पे और संघीय ढांचे के मामले में इसको चुनौती दी जा सकती है, और इस कानून पर रोक लगने के जो है आसार भी बढ़ते हैं। इस प्रकार यह जो बात थी संघीय ढांचे से संबंधित। अब आगे क्या हो सकता है इसके बारे में बात करें। आगे की राह कह सकते हैं इसको, आगे की राह या संभावना क्या है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है एक संविधान में, लोकतंत्र में संवाद। सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम और आखिरी बात ही करनी चाहिए हमें। प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत जो है एक ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे जो बदलाव होते हैं रेडिकल ना होके धीरे धीरे बदलाव किए जाए, धीरे धीरे बदलाव किए जाए, लोगों को इसके लिए सहमत किया जाए और संवाद किया जाए। व्यापक संवाद की आवश्यकता है, व्यापक संवाद की आवश्यकता है। ऐसे कानूनों को आनन फानन में लागू नहीं किया जाना चाहिए और एक सहमति से लागू की जानी चाहिए, ताकि कोई प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक जो है ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो जो कि संविधान और कानून के अनुकूल नहीं हो, समाज के अनुकूल नहीं हो। लेकिन अंततः यह कह सकते हैं कि सामान्य नागरिक संहिता एक अच्छा कदम है, विकासात्मक कदम है संविधान की यात्रा में, जो कि निरंतर चल ही रही है। इसमें और भी ज़्यादा जो है सुधार की आवश्यकता होती है। हमारा संविधान क्योंकि एक जीवंत डॉक्यूमेंट है, और जब जीवंत डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वह जो है उसमें बदलाव की भी मांग समय समय पर होती है। कुछ चीज़ें जो है प्रभावशाली नहीं रहती तो उसके स्थान पे नई चीज़ें आती हैं, और उसके लिए हमारे संविधान में जो है संशोधन की प्रक्रिया भी बताई गई है। इस प्रकार यह बात थी इस विधेयक के बारे में, यूसीसी के बारे में, और भी इसी प्रकार के जो विषय, इसी प्रकार के टॉपिक है उनको हम आपको समझाएंगे, साथ में मिलकर चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।